दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी ऐप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। एक बार जोकर बना देने के बाद क्या सिनेमा आखिर बौने लोगों को सही दर्जा दे रहा है? फिल्मों में हास्य कलाकार बने बौने व्यक्तियों पर एक रिपोर्ट। नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने बौद्धिक और सीखने की अक्षमता के लिए एक केंद्र शुरू किया। विकलांग बच्चों के माता पिता रोजाना सामना करते हैं बिन मांगी सलाह और असंवेदनशील टिप्पणियों का। बड़े बड़े मंदिरों में भी नहीं मिलती है विकलांग जनों को सही पहुंच। पेबिलिटी STM पृष्ठभूमि से विकलांग उम्मीदवारों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर एक गहन प्रशिक्षण की घोषणा। दृष्टिबाधित युवाओं के लिए वर्कशॉप अनाउंसमेंट। छत्तीसगढ़ में हुए राहुल बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी। गोवा के राज्य आयुक्त ने दिलाया 2 विकलांग बच्चों को स्कूल में एडमिशन। NPRD ने किया राष्ट्रीय विकलांगता नीति के मसौदे का जोरदार स्वागत। पदोन्नति के समान नियम बनाने की तैयारी में सरकार। हो रही है अम्ब्रेला एक्ट की प्लानिंग। अब यूनिवर्सिटीज नहीं लगा सकेंगी अपने नियम। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के एक दृष्टिबाधित असिस्टेंट प्रोफेसर ने राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से पहले PhD डिग्री धारक होने का गौरव प्राप्त किया है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सौरभ राय, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में शिक्षाविद हैं, ने यह गौरव जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को दिलाया है। श्री सौरभ राय ने अपने PhD शोध के अंतर्गत दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा के स्तर पर बनाई गई सहायता प्रणाली उन्होंने अपने इस शोध में इस सहायता प्रणाली की कमियों को गिनाते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर
शिक्षा में चौतरफा सुधारों की सिफारिशें भी की हैं। श्री सौरभ राय जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के त्रिची के विकलांग समुदाय ने द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स HR&CE डिपार्टमेंट को उसके तहत आने वाले बड़े बड़े देवस्थानम्स में विकलांग जनों के हेतु एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने की मांग की है। इन मंदिरों में व्हील चेयर्स की कमी, सुविधाओं की कमी, इनके कारण विकलांग जनों को अपने अधिकार प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही हैं। HR&CE मैनेज्ड मंदिरों के बारे में जैसे कि श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करते हुए एक सोशल वर्कर ने बताया कि मंदिर में दिखावे के लिए व्हील चेयर्स तो हैं, लेकिन इस्तेमाल के हिसाब से ये डैमेज हो चुकी हैं। कुछ में तो व्हील्स ही नहीं लगे हुए हैं, बाकियों में ऐसी हालत है कि विकलांगजन इन्हें चला ही नहीं सकेंगे। थिरुपुट्टूर ब्रह्मपुरेश्वरर टेम्पल की बात करें तो ऐसे ही गंभीर मुद्दे वहां पर भी हैं। जिला प्रशासन ने इस पर एक जॉइंट इंस्पेक्शन लेने की जरूरत है। इसमें एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें अनिवार्य रूप से विकलांग मेंबर्स भी शामिल हो। श्रीरंगम टेम्पल के जॉइंट कमिश्नर S मारीमुथु ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा कि हमारे पास कुल 7 व्हील चेयर्स हैं। जिन व्हील चेयर्स को मरम्मत की जरूरत है उन्हें जल्द ही ठीक किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानकारी लेते हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय GBU ने शुरू किए एक बौद्धिक और सीखने की अक्षमता के लिए उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय GBU ने शुक्रवार को बौद्धिक और सीखने की अक्षमता के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है। केंद्र सीखने या बौद्धिक अक्षमता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी, रजिस्ट्रार ऑफ GBU ने कहा है कि वर्तमान में लोग इन प्रमाण पत्रों को गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO कार्यालय में बनवा सकते हैं। हालांकि प्रतीक्षा अवधि 2 महीने तक बढ़ जाती है, जो एक बड़ी असुविधा है। अब GBU में एक नए केंद्र के साथ लोग अपना विकलांगता प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री त्रिपाठी ने यह भी कहा कि इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने का शुल्क GBU में 150 रुपए है, जबकि निजी संस्थानों में इसकी कीमत लगभग 10,000 या उससे अधिक है। उन्होंने बताया कि केंद्र बौद्धिक और सीखने की अक्षमता वाले लोगों का निदान करने में भी मदद करेगा। डॉक्टर त्रिपाठी ने आगे बताया कि सीखने की अक्षमता से पीड़ित लोगों की पहचान करना मुश्किल है। लक्षणों के बारे में आवश्यक जानकारी के अभाव में विकलांग छात्रों के साथ अक्सर पक्षपात किया जाता है। विश्वविद्यालय के मनोरोग विभाग के तहत बौद्धिक और सीखने की अक्षमता के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। केंद्र का उद्घाटन करने वाले विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इससे गौतम बुद्ध नगर के जिले के साथ साथ पूरे NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लाभ होगा। यहाँ सीखने की अक्षमता वाले लोगों का निदान किया जाएगा और उन्हें अब अपने विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिल्ली की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, GIMS में हियरिंग एंड स्पीच थेरेपी सेंटर भी होगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता, निदेशक GIMS ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS एक हियरिंग एंड स्पीच थेरेपी सेंटर शुरू करेगा। ये संचार विकारों, ऑडियोलॉजी, भाषण चिकित्सा और परामर्श के लिए मूल्यांकन और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। जून के अंतिम सप्ताह तक चिकित्सा केंद्र पूरी तरह से कार्यात्मक हो जाएगा। उसी के लिए भर्तियां की गई है और एक प्रयोगशाला भी स्थापित की जा चुकी है। तो अब लेते हैं जानकारी पणजी में हुए इन 2 केसेस के बारे में। हाल ही में गोवा के दिव्यांगजनों के राज्य आयुक्त के पास 2 अलग अलग कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें कहा गया था कि बच्चों को उनकी विकलांगता के कारण स्कूल में एडमिशन नकार दिया गया। जिनमें से एक केस में आयुक्त के नोटिस पर स्कूल ने बच्चे को दाखिला दे दिया।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 31 के 1 में कहा गया है कि 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल या उनके पसंद के विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। दूसरे मामले में आयुक्त ने स्कूल को तत्काल प्रभाव से छात्र को पूरी गरिमा के साथ प्रवेश देने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें पेश करने के बाद आदेश पारित किया गया। आयुक्त ने कहा कि विकार वाले बच्चे को प्रवेश से वंचित करने का कार्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 की धारा 16(1) का उल्लंघन करता है। ये अधिनियम उन्हें बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता है और खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए समान रूप से शिक्षा और दूसरों के साथ समान अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा आयोग ने ये भी कहा है कि किसी भी विकलांग छात्र को पूरी गरिमा और सहानुभूति के साथ उचित आवास दिया जाना चाहिए। आदेश का पालन न करने पर 2016 की अधिनियम धारा 79 को लागू किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि 20 जून तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों, अब आपका ध्यान हम खींचना चाहते हैं विकलांग बच्चों के माता पिता की ओर, जिन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आपको इंडिगो एयरलाइंस का केस तो अब पता चल ही गया होगा। पिछले महीने की शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस ने एक विकलांग लड़के को और उसके परिवार को रांची हवाई अड्डे पर हैदराबाद जाने वाली उड़ान में सवार होने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने न केवल एयरलाइंस के कर्मचारियों की असंवेदनशीलता को उजागर किया, बल्कि विशेष जरूरतों वाले लोगों और उनके परिवारों के साथ दैनिक आधार पर किए जाने वाले व्यवहार को भी उजागर किया। वी नीड एम्पैथी नॉट सिंपैथी। गुड़गांव की रहने वाली उपासना महतानी लुथरा कहती है कि वे इस बात से सहमत है कि विकलांग बच्चे के माता पिता हर दिन इस समस्या से गुजरते हैं। इस घटना के रूप में या इतने बड़े अनुपात में ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें बहुत सारे लोग घूरते मिलते हैं। यदि बच्चा एक निश्चित तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है या फिर जोर से बात करता है, तो लोगों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकते। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। विशेष रूप वाले बच्चों के लिए दया की नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है। हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है। गुड़गांव की रहने वाली पूजा शर्मा, जिनका एक बड़ा भाई बौद्धिक रूप से विकलांग है, वे कहती है, मैंने महसूस किया है कि अवसरों की कमी और जागरूकता की कमी के कारण गुस्सा आता है। हम चाहे कितनी भी क्षमता निर्माण कर ले, परिवारों के रूप में एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक कि आसपास में बदलाव न हो जाए। और कॉरपोरेट कार्यालयों में आयोजित होने वाले 6 महीने में एक ही बार के जागरूकता सत्र की वजह से आसपास की चीजें बदलती नहीं दिखाई दे रही। हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है। हाल ही में उस हवाई अड्डे पर जो कुछ भी हुआ, हो सकता है कि किसी के साथ भी हुआ हो। मुझे लगता है कि अधिक जागरूकता होनी चाहिए थी, लेकिन न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी। गुड़गांव के सेक्टर 24 की रहने वाली अनुश्री शिवपुरी बताती है कि मेरा बेटा 5 साल का है और गैर मौखिक है। जब हम लोगों को बताते हैं कि वो ऑटिस्टिक या गैर मौखिक या नॉन वर्बल है, तो आम प्रतिक्रिया आती है, क्या हुआ? क्या आपने सभी कोशिशें कर ली? कुछ लोगों ने तो मुझे असभ्य भी कहा है। लोगों के लिए ये बात चरम सीमा पर पहुंचने के बारे में है। जब मेरा बेटा खेल के मैदान में होता है, वो बहुत उत्साहित होता है, लेकिन मैंने लोगों को अपने बच्चों से दूर जाते हुए देखा है, क्योंकि वो थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा था। सामान्य की हमारी परिभाषा इतनी संकीर्ण है कि हम कुछ भी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। जो थोड़ा अलग है, हम उसे त्याग देते हैं। एक पेरेंट के रूप में मुझे लगता है कि लोगों के लिए शारीरिक अक्षमता और न्यूरो डिसेबिलिटी के बीच अंतर जानना महत्वपूर्ण है। एक शारीरिक अक्षमता को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन न्यूरो डिसेबिलिटी को देखना मुश्किल होता है और लोगों को इसके बारे में अक्सर कुछ भी मालूम नहीं होता। विकलांग बच्चों के माता पिताओं का कहना है कि हमें घूरना बंद करे या अवांछित सलाह न दे। गुड़गांव के सेक्टर 54 की रहने वाली और 26 साल की एक माँ चारू शरण कहती है कि पहली चीज
जो लोग कर सकते हैं वो है घूरना बंद करे और माता पिता को सलाह देना भी बंद करे, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे स्थिति को संभालना है। सलाह देने की कोशिश ना करे, बस हमें जगह दे। ये आसान नहीं है। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो आप टिप्पणी भी ना करें, क्योंकि ये स्थिति को अक्सर बदतर बना देती है। एयरलाइंस के केस में जो भी हुआ उसके लिए सुझाव देते हुए चारू शरण कहती है कि सुरक्षा प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अलग टिकट काउंटर होना चाहिए या एक बैज हो जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को चिन्हित कर सके, ताकि वो बच्चा जहाँ भी जाए वहाँ मदद उपलब्ध हो सके। दृष्टिबाधित युवाओं के लिए वर्कशॉप की अनाउंसमेंट। फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित युवाओं के लिए मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप की अनाउंसमेंट की गई है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली दृष्टिबाधित लोगों के लिए गतिशीलता और अभिविन्यास माने के मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा और नव दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को सुरक्षित यात्रा करना सिखाने में मदद करना है। कार्यशाला में दिए गए विशेष निर्देश उम्मीदवारों को छड़ी का उपयोग करके सुरक्षित रूप से सड़कों को पार करने और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंचने की तकनीक सीखने की अनुमति देंगे। आइए वर्कशॉप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नोट कर लेते हैं। ये वर्कशॉप शनिवार 25 जून 2022 को लिया जाएगा। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, सेक्टर 5, आर.के. पुरम, दिल्ली 110022। केवल पंजीकृत उम्मीदवारों को ही कार्यशाला में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। पंजीकरण करने के लिए 23 जून 2022 तक कृपया गूगल फॉर्म भर दें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9212319672 पर या फिर 8826211166 पर। याद रहे 9212319672 या फिर 8826261166 पर। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूलें बदलता दौर। मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। Kamini Das here and you are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दोस्तों, विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच NPRD ने राष्ट्रीय विकलांगता नीति के मसौदे के विवरण का स्वागत किया है, जो अधिकार आधारित लेंस से विकलांगता को देखना चाहता है। NPRD अन्य विकलांगता अधिकार संगठनों के परामर्श से मसौदे पर विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा। लेकिन दोस्तों, केवल एक संदर्भ बिंदु के रूप में एक नीति दस्तावेज होना पर्याप्त नहीं है। इसके कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए इसे बजटीय आवंटन और निगरानी तंत्र के साथ समर्थित करना होगा।
फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCRPD पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से 15 साल के लंबे इंतजार के बाद हाल ही में ये नीति दस्तावेज बनाया गया है। इससे बहुत अधिक उम्मीदें की जा रही है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि 2006 की नीति की समीक्षा जो 5 साल की अवधि के बाद की जानी थी वो नहीं हुई है। ये पॉलिसी लगभग 100 पन्नों का एक दस्तावेज है। इसका प्रमुख भाग UNCRPD विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 या उससे पहले चल रहे कार्यक्रमों या योजनाओं द्वारा अनिवार्य रूप से दोहराए जाने के लिए समर्पित है, लेकिन इसमें नई दिशाओं और पहलों को शुरू करने का वास्तविक प्रयास गायब प्रतीत होता है। ड्राफ्ट स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बजट आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.0039% था। ये उम्मीद की जा रही थी कि मसौदे में स्थिति को सुधारने का आह्वान किया जाए, तथापि ऐसा नहीं हुआ है। विकलांगता पेंशन के लिए केंद्र के योगदान में कोई वृद्धि की सिफारिश भी नहीं की गई है, जो कि इस समय केवल 300 रुपए प्रति माह है। भले ही इस मसौदे में गरीबी और विकलांगता के बीच संबंध को स्वीकार किया गया हो, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस उपाय नहीं सुझाए गए हैं। ये ड्राफ्ट विकलांगता से संबंधित लागतों के बोझ का संज्ञान लेते हुए भी 25% अतिरिक्त आवंटन के लिए जोर नहीं देता है, जो कि RPD अधिनियम से अनिवार्य है। दोस्तों, रिकॉर्ड से पता चलता है कि RPD अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन काफी धीमा रहा है। वास्तव में केंद्र सरकार ने कुछ केंद्रीय पुलिस बलों को नौकरी में आरक्षण के दायरे से छूट भी दी थी, जिससे उचित आवास की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया था। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय न्यास और भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यालय पिछले कई वर्षों से बिना कार्यकर्ताओं के ही चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, सच मानिए इसी तरह की कहानी पूरे मसौदे में आती है। NPRD के बयान में उल्लेख किया गया है कि कैसे केंद्र सरकार ने RPD अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के प्रति सुस्त रवैया दिखाया है। दोस्तों, अब संगठन अन्य विकलांगता अधिकार संगठनों के साथ परामर्श करने के बाद मसौदे पर विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों, आइए अब मुड़ते हैं छत्तीसगढ़ के जांगरगिर चांपा जिले के पिरहिद गांव में हुए राहुल बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन की ओर। बीते शुक्रवार की दोपहर अपने ही घर के बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल को आखिरकार 106 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मंगलवार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 65 फीट गहरे बोरवेल से निकलने के बाद बच्चे की मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच की और फिर उसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में एम्बुलेंस के जरिए बिलासपुर जिले के अपोलो अस्पताल में भेज दिया गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन के लिए लगभग 100 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। NDRF, सेना, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों सहित 500 से भी अधिक कर्मी शुक्रवार शाम से चल रहे व्यापक बचाव अभियान में शामिल थे। प्रशासन, SDRF, NDRF और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थके अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने रेस्क्यू टीम के लिए तालियां बजाई और पटाखे चलाए। लोगों ने SDRF, NDRF और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया। दोस्तों, इन 5 दिनों में राहुल की निगरानी स्पेशल कैमरे से की जा रही थी। उसे भोजन पानी दिया जा रहा था। हौसला बनाए रखने के लिए लगातार उससे बात भी की जा रही थी। 5 दिनों तक 65 फीट के नीचे दबे रहने के कारण और गड्ढे में पानी भरे होने के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई है। बताया जाता है कि राहुल साहू बोलने में और सुनने में अक्षम है तथा मानसिक रूप से काफी कमजोर है, जिसके कारण वो स्कूल भी नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। पूरे गांव के लोग भी 2 दिन से उसी जगह पर टिके हुए थे जहां पर बच्चा गिरा था। राहुल अपने माँ बाप का बड़ा बेटा है। उसका एक भाई 2 साल छोटा है। उसके पिता की गांव में बर्तन की दुकान है।
दोस्तों आइए मुड़ते हैं फिल्मों में काम करने वाले बौने लोगों के विचारों पर एक रिपोर्ट की ओर। अपनी रिलीज के 40 साल के अधिक वर्षों के बाद भी अनुभवी मलयालम निर्देशक केजी जॉर्ज की 1980 की फिल्म मेला कई मायनों में एक मील का पत्थर साबित हुई है। सर्कस के कलाकार और लेखक श्रीधरन चंपत द्वारा लिखी गई इसी नाम की एक किताब से स्क्रीन पर अनुकूलित मेला एक 27 वर्षीय बौने व्यक्ति की कहानी कहता है, जो एक महिला से शादी के बाद ईर्ष्या और असुरक्षा से भर जाता है। अपनी पुस्तक एन एल्बम ऑफ इंडियन बिग टॉप्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन सर्कस में श्रीधरन ने मेला दुनिया की पहली फिल्म के रूप में संदर्भित किया है, जिसमें एक बौने व्यक्ति को नायक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों भाग्य की विडंबना देखिए। हालांकि 5 फीट 10 इंच के उनके सहकलाकार ने वृद्धि और स्टारडम के नए स्तरों पर चढ़ाई की, लेकिन मेला फिल्म का असली नायक रघु को एक छोटा ज्ञात सितारा बनने के लिए पीछे छोड़ दिया। रघु, जिनका पिछले साल मई में निधन हो गया, उन्होंने मेला के बाद कुछ मुट्ठी भर फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई, जिनमें लोकप्रिय मलयालम फिल्में जैसे कि अल्भुथाद्वीपु, मोहनलाल की दृश्यम फ्रेंचाइजी और यहाँ तक कि कमल हसन की ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म शामिल है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि छोटे कद के लोगों को स्टारडम पसंद नहीं आता। 2 फीट 6 इंच की ऊंचाई के साथ अजय कुमार, जिन्हें अंडा पकरू के नाम से जाना जाता है, केरल में एक आम नाम है। विनयन के अल्भुथा द्वीप में राजकुमार गजेंद्रन के अपने चित्रीकरण के बाद पाकरू ने एक फिल्म में एक पूर्ण लंबाई वाला चरित्र निभाने के लिए सबसे छोटे अभिनेता होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिली। इस फिल्म में काल्पनिक द्वीप साम्राज्य वामनपुरी की कहानी बताई गई है, जहां सभी पुरुष एक खगोलीय अभिशाप के कारण बौने हो जाते हैं। इस फिल्म को सबसे अधिक संख्या में बौने व्यक्तियों को कास्ट करने के लिए गिनीज बुक में प्रवेश मिला है। पकरू ने माय बिग फादर, स्वतंत्र भार्या जिंदाबाद, फैंसी ड्रेस और इलाया राजा सहित अन्य कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई है। इसके अलावा कई प्रमुख फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने 2013 की फिल्म कुट्टिम कोलम के लिए एक निर्देशक और फैंसी ड्रेस के लिए एक निर्माता की भूमिका भी निभाई है। हालांकि रघु और पकरू दोनों ही अपवाद है। बहुत से बौने अभिनेताओं को ऐसे समृद्ध नायक की भूमिका निभाने का अवसर नहीं मिलता है। वास्तव में देश भर में छोटे कद के लोगों को फिल्मों में गंभीर चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए देखना दुर्लभ है, जिनमें से अधिकांश को केवल हास्य राहत या मनोरंजन की वस्तु के रूप में देखा जाता है। बौनेपन वाले व्यक्ति को रूढ़िबद्ध रूप से एक खुश और मनोरंजक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक पूर्वाग्रह है जो संभवतः उस तरह से आकार ले चुका है जिस तरह से उन्हें लोकप्रिय संस्कृति में वर्षों से चित्रित किया गया है। दुर्भाग्य से उन्हें पूरे इतिहास काल में मनोरंजनकर्ता के रूप में ही देखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्कस अब लगभग गायब हो रहा है, लेकिन बौनेपन और मनोरंजन के बीच ये ऐतिहासिक कड़ी आज तक अटूट है। छोटे कद के लोगों को जानबूझकर अक्सर मजाक और हास्य में डाला जाता है, जैसे कि कोई अन्य विकल्प मौजूद ही ना हो। भारतीय सिनेमा में भी अक्सर बौने लोगों को हास्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, भले ही इसका फिल्म की मुख्य रेखा पर कोई असर ना होता हो। एक और तरीका जिसमें लोकप्रिय संस्कृति ने बौने व्यक्तियों को कलंकित किया है, वो है उनकी बच्चों जैसी क्यूटनेस। इसके कारण मनोरंजन के स्रोत के रूप में उन्हें चित्रित किया गया है। फिर भी तमिल के थवाकलाई चित्ती बाबू, मलयालम के वेट्टूर पुरुष और स्वयं पाकरू ऐसे कई बौने अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी शारीरिकता के खिलाफ इन पूर्वाग्रहों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। उन्होंने अपने स्वयं के सहज हास्य के साथ एक अनूठा सूत्र तैयार किया है। इसने उन्हें एक अनूठी पहचान दी है। थवाकालाई तमिलनाडु में बौने लोगों के बीच एक आइकॉन से कम नहीं है। एक अन्य तमिल अभिनेता शंकर इजमलाई, जिनका मंच का नाम है किंग कॉन्ग, एक इंटरनेट सनसनी में बदल चुके हैं और रजनीकांत अभिनीत अधिसया पिरावी से उनके नृत्य की एक क्लिप वायरल होने के बाद से उन्होंने वैश्विक प्रशंसा हासिल की है।
फिर भी दोस्तों ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनमें से अधिकांश अभिनेता लगातार कॉमेडियन के रूप में अपनी भूमिकाओं तक ही सीमित थे, जिन्हें शायद ही कभी गंभीर अभिनय में उद्यम करने का अवसर मिला हो। इसी बीच कई सितारों ने बौनेपन वाले लोगों के रूप में भूमिका निभाई है। कभी कभी अपने घुटनों पर एक पूरी फिल्म शूटिंग करके छोटे कद के व्यक्ति के रूप में पर्दे पर नजर आए हैं। सबसे ताजा उदाहरण है 2018 की फिल्म जीरो, जिसमें शाहरुख खान एक प्रेम त्रिकोण में शामिल एक बौने व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। वयोवृद्ध हिंदी अभिनेता MM फारूकी, जिन्हें लिलीपुट के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जीरो के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्हें लगता है कि समुदाय के सामने आने वाली भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में जीरो विफल रहा है। उनका कहना है कि बौने शारीरिक रूप से छोटे होते हैं, लेकिन वे भी हर किसी की तरह ही जीते हैं और सोचते हैं। वे जीवन और राजनीति को समझते और प्रतिक्रिया करते हैं। वे खुश, दुखी और क्रोधित होते हैं। लेकिन एक आम अभिनेता को क्या फर्क पड़ता है जब वे छोटे कद के व्यक्ति के रूप में अभिनय करते हैं। दोस्तों, MM फारूकी साहब को भी हाल ही में विजय स्टारर बीस्ट एक खूंखार आतंकवादी उमर फारूक की भूमिका निभाते हुए देखा गया। MM फारूकी हालांकि कमल हसन की अपूर्व सगोधरल की आलोचना नहीं करते हैं। इस फिल्म ने भारत की पहली फीचर फिल्म बनकर इतिहास रच दिया था, जिसमें एक औसत कद का अभिनेता बौनेपन वाले व्यक्ति के रूप में एक पूर्ण लंबाई वाले नायक की भूमिका निभाता है। लिलीपुट कहते हैं कि कमल हसन एक जीनियस है। वो एक बौने व्यक्ति की जीवित वास्तविकताओं को जीवंत करने में सफल रहे हैं। उनके चेहरे ने हीन भावना और बौनापन वाले व्यक्ति के आघात को पकड़ लिया है। लेकिन अब अन्य कलाकार भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कमल हसन ने ऐसा किया है। 2018 की मलयालम फिल्म मुन्नारा ने नायक की भूमिका निभाने वाले एक बौने अभिनेता अरुमुघन आलापुझा का कहना है कि कास्टिंग की प्रक्रिया ज्यादातर स्टार वैल्यू के बारे में होती है। अगर रजनीकांत एक फिल्म में एक बौने व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं तो निश्चित रूप से अधिक लोग देखने आएंगे, लेकिन मेरे अभिनय वाले फिल्म को देखने कम लोग आएंगे, जबकि मैं वास्तव में बौना हूँ। दोस्तों, बौनेपन को अक्सर सामाजिक अक्षमता के रूप में संदर्भित किया जाता है। मुन्नारा में अरुमुघम की पत्नी का किरदार निभाने वाली बौनी अदाकारा मंजू राघवन का कहना है कि उन्हें बाहर लोगों के द्वारा घूरने की आदत सी है। लोग दृष्टिहीन विकलांगों को उपहास और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और 100 आंखें हमारी ओर मुड़ जाती हैं। हमारी राय और प्रतिभा को नजरअंदाज कर दिया जाता है और हमें इसके बजाय हमारी शारीरिकता से परिभाषित किया जाता है। अरुमघन को ये भी लगता है कि बौनेपन वाले अधिकांश लोग सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना पसंद करते हैं। आखिरकार मुझे अपने पिता के प्रोत्साहन के कारण अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कला क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस मिला, लेकिन हर किसी के पास ये विशेषाधिकार नहीं है। वे आगे बताते हैं कि अलभुथा द्वीप की शूटिंग के दौरान 300 से ज्यादा बौने लोग सामने आए, लेकिन उन्हें बिना अभिभावकों के रहने की अनुमति नहीं दी गई। उनमें से अधिकांश के लिए ये डराने वाली चीज थी। शूटिंग शुरू होने से पहले ही उनमें से लगभग 1/4 लोग इसी वजह से वापस चले गए। वो इसका कारण भी बताते हैं। बौनापन वाला व्यक्ति भले ही 20 या 40 वर्ष का हो, उसके परिवार द्वारा अक्सर उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार दिया जाता है। उन्हें अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है और इसीलिए अक्सर वे ऐसा करने का साहस विकसित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण कारक है जो बौनेपन वाले लोगों को समाज में पिछड़ा वर्ग बना देता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें गायब है। वैसे देखा जाए तो ये एक तथ्य है कि बौनापन एक चिकित्सा स्थिति के रूप में सभी लिंगों में होने की समान दर है। अरुमुघन के अनुसार अगर माने तो जो 300 से ज्यादा बौने लोग शूटिंग के लिए सामने आए थे, उनमें से एक भी महिला नहीं थी। इससे परिस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बौनी महिलाओं को घर से बाहर छोड़ने के लिए हमारे घर अब भी तैयार नहीं हैं। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं जयपुर से आ रही एक खबर। विश्वविद्यालयों के सर्विस कंडीशन स्टडी कर नियम बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट की प्लानिंग करने के बाद अब राज्य सरकार ने पदोन्नति में समान नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। यानी कि अब नियम बनाने के बाद कोई भी विश्वविद्यालय खुद के एक्ट के अनुसार शिक्षकों कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं कर सकेगा। सबके लिए समान नियम लागू होंगे। दोस्तों, इस समय सभी विद्यालयों के अपने अपने अलग अलग एक्ट्स हैं। प्रदेश में फिलहाल सामान्य शिक्षा, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, लॉ, पत्रकारिता, संस्कृत और अन्य मिलाकर 28 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 15 लाख से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। अम्ब्रेला एक्ट के हेतु राज्य सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। इसमें लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप को संयोजक बनाया गया है और सह आचार्य डॉक्टर हेम्बारी, लेखाधिकारी महेंद्र कुमार को सदस्य बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये कमेटी सभी विश्वविद्यालयों के सर्विस कमीशन का अभ्यास करेगी और उसी समय कर्मचारी शिक्षक वर्गों से सुझाव लेगी। अंत में समान रूपता के लिए नियमावली बनाकर सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगी। दोस्तों, इन नियमों के लागू होने से कई लोगों को राहत मिलने की बात हो रही है। 11 साल से कई लोगों के प्रमोशंस अटके पड़े हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार समान नियम लागू करने का मुख्य कारण यही है कि समय पर कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। वही कैटेगरी, योग्यता, समय, पे स्केल, ये सब समान नियम पर माने जाए। प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 11 साल तक शिक्षकों के प्रमोशंस अटके रहे हैं। इतने साल बाद 200 से भी ज्यादा शिक्षकों को तोहफा तो मिला है, लेकिन नियमों के कारण मामला विवादों में उलझ रहा है। इसी तरह MLSU जोधपुर, बीकानेर यूनिवर्सिटी सहित कई जगहों पर मामले अटक रहे हैं। वस्तुतः राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों की पे स्केल्स में अंतर तथा प्रमोशन कंडीशंस भी स्पष्ट नहीं है। इनकी कई पोस्ट की पे स्केल्स में अंतर है। प्रमोशन कंडीशन में स्पष्टता भी नहीं है। ऐसे में इन नए नियमों के लागू होने से अंतर खत्म हो सकता है, स्पष्टता आ सकती है। साथ ही शिक्षकों को समय पर प्रमोशन मिलने और PhD की सीटों में बढ़ोतरी भी हो सकेगी। दूसरी ओर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज में अम्ब्रेला एक्ट यानी कि कॉमन एक्ट लगाने के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। पिछले दिनों CS के साथ हुई बैठक में ड्राफ्ट का प्रयोजन दिया गया था। जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। अब ये सरकार के पास भेजा जाएगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार प्रदेश के विद्यालयों में राज्य सरकार के फैसले लागू हो सकेंगे। दोस्तों, इस विषय पर डॉक्टर देव स्वरूप का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से नियम प्रक्रियाओं में स्पष्टता आएगी, समय पर पदोन्नति और आर्थिक लाभ भी मिल सकेंगे। अनावश्यक रूप से कोर्ट में जाने की स्थितियां इससे कम होंगी। #कैपेबिलिटी STM पृष्ठभूमि से विकलांग उम्मीदवारों के लिए #पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सीख सकेंगे सरल कार्य और लूप, विभिन्न पाइथन ऑपरेटर्स की समझ, पाइथन में फाइल पढ़ना और लिखना, डेटा में एडिटिंग करना। दोस्तों, ये कार्यक्रम अनुभवी कॉर्पोरेट प्रशिक्षकों द्वारा सिखाया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट है www.abilityfoundation.org। याद रहे www.abilityfoundation.org। दोस्तों, इस वेबसाइट पर #कैपेबिलिटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आज ही रजिस्टर करें या फिर इस पते पर मेल करें jobs@abilityfoundation.org। याद रहे jobs@abilityfoundation.org। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें
भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। एक बार जोकर बना देने के बाद क्या सिनेमा आखिर बौने लोगों को सही दर्जा दे रहा है? फिल्मों में हास्य कलाकार बने बौने व्यक्तियों पर एक रिपोर्ट। नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने बौद्धिक और सीखने की अक्षमता के लिए एक केंद्र शुरू किया। विकलांग बच्चों के माता पिता रोजाना सामना करते हैं बिन मांगी सलाह और असंवेदनशील टिप्पणियों का। बड़े बड़े मंदिरों में भी नहीं मिलती है विकलांग जनों को सही पहुंच। पेबिलिटी STM पृष्ठभूमि से विकलांग उम्मीदवारों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर एक गहन प्रशिक्षण की घोषणा। दृष्टिबाधित युवाओं के लिए वर्कशॉप अनाउंसमेंट। छत्तीसगढ़ में हुए राहुल बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी। गोवा के राज्य आयुक्त ने दिलाया 2 विकलांग बच्चों को स्कूल में एडमिशन। NPRD ने किया राष्ट्रीय विकलांगता नीति के मसौदे का जोरदार स्वागत। पदोन्नति के समान नियम बनाने की तैयारी में सरकार। हो रही है अम्ब्रेला एक्ट की प्लानिंग। अब यूनिवर्सिटीज नहीं लगा सकेंगी अपने नियम। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।